हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एडवोकेट भारती ईयर। दोस्तों, इस बार वीडियो बनाने में काफ़ी लंबा गैप हो गया। जैसा कि सबको पता है, अभी हाल ही में एआईबी का एग्ज़ाम हुआ है। तो सबसे पहले तो जिन लोगों ने एआईबी का एग्ज़ाम दिया है उन सबका एग्ज़ाम कैसा हुआ। वैसे इस बार काफ़ी टफ पेपर आया था। बीसीआई कुछ अजीब सा ही पेपर बना रही है। कुछ आउट ऑफ सिलेबस भी थे, कुछ क्वेश्चंस कुछ आउट ऑफ कोर्स भी थे। तो मे बी कुछ क्वेश्चंस डिलीट हो सकते हैं। देखते हैं एआईबी का रिजल्ट क्या आता है। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, लास्ट टॉपिक हमने कवर किया था, फंडामेंटल राइट्स को हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद में हमारा टॉपिक आता है डीपीएसपी, जिसको हम बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे डीपीएसपी के बारे में। डीपीएसपी कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। डीपीएसपी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में दिया गया है, भाग 4 में। डीपीएसपी जो कि पार्ट 4 में दिया गया है, उसकी रेंज कितनी है दोस्तों? आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। अब जब हम डीपीएसपी को पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि डीपीएसपी कहाँ से आया है। ये आया है पब्लिक ओपिनियन से दोस्तों। डीपीएसपी हमारे लिए बना है दोस्तों। डीपीएसपी कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड का जो संविधान है उससे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भारतीय निदेशक तत्व को लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। डीपीएसपी को संविधान की आत्मा कहा जाता है, जो संविधान के सामाजिक दर्शन को संविष्ट करते हैं। ये कथन किसने कहा था? ग्रेनविल ऑस्टिन का। ग्रेनविल ऑस्टिन साहब ने ये कथन कहा था। डीपीएसपी कभी भी एनफोर्सेबल नहीं होते हैं, मतलब इनका अगर कोई वायलेशन कर दे तो आप इसको लेके कोर्ट में नहीं जा सकते। जैसे हम फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होते ही कोर्ट में जा सकते हैं, वैसे डीपीएसपी एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। तो अब हम डीपीएसपी को पढ़ेंगे तो सबसे पहले जानते हैं इसके प्रिंसिपल्स के बारे में। इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, दूसरा है गांधीयन प्रिंसिपल, तीसरा है लिबरल प्रिंसिपल। तो दोस्तों, कभी कभी आपको ये सवाल मेंस राइटिंग में पूछ लिया जाता है, तो आप इसको याद कर लेना कि इसके कितने प्रिंसिपल है, इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य है एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अच्छा दोस्तों, राज्य द्वारा डीपीएसपी के उल्लंघन पर क्या अदालत में रिट जारी की जा सकती है? नहीं, इसके उल्लंघन पर अदालत में रिट जारी नहीं की जा सकती, क्योंकि ये अप्रवर्तनीय है, ये एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। ये राज्य के सभी अंगों के कामकाज के लिए आदेश है, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ये तीनों अंग जब काम करते हैं तो जरूरी है कि इनके आदेशों के अनुसार कार्य। डीपीएसपी भारत सरकार अधिनियम 1935 में दिए गए निर्देशों के समान है। संविधान के भाग 3 और भाग 4 डीपीएसपी एक दूसरे के पूरक हैं। डीपीएसपी का कार्यान्वयन मुख्य रूप से सरकार के संसाधनों पर निर्भर करता है। देश के सुशासन में राज्य का मार्गदर्शन करने के लिए जिन सिद्धांतों की अपेक्षा की जाती है वे डीपीएसपी हैं। डीपीएसपी न्याय संगत नहीं है, फिर भी देश के शासन में मौलिक। तो दोस्तों, इसके लिए एक केस आया था, मिनर्वा मिल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 42वें संविधान संशोधन यानी 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ये कहा गया था कि डीपीएसपी जो है वो ज़्यादा पावरफुल है फंडामेंटल राइट्स से। बट मिनर्वा मिल्स जो केस आया था उसमें कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं है, फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमेशा फंडामेंटल राइट्स ही हैं। डीपीएसपी को प्राथमिकता देने वाले को सुप्रीम कोर्ट ने अमान्य घोषित कर दी। तो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि डीपीएसपी कौन कौन से संविधान संशोधनों से जोड़े गए हैं? 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन एंड 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से डीपीएसपी हमारे संविधान में जोड़े गए हैं। इससे पहले ऐसा कुछ नहीं था। तो दोस्तों, अब हम आ जाते हैं डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल्स पर। आर्टिकल 36, सबसे पहले आर्टिकल 36 आता है, जहाँ से डीपीएसपी की शुरुआत होती है। आर्टिकल 36 क्या बात करता है? आर्टिकल 36 बात करता है राज्य की डेफिनेशन की, यानी कि राज्य की परिभाषा वही है जो भाग 3 में है। फिर आर्टिकल 37 प्रवर्तनीय नहीं है। अब आर्टिकल 38 क्या कहता है? आर्टिकल 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए व्यवस्था बनाएगा। आर्टिकल 38 में एक वर्ड यूज हुआ है, जस्टिस। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में न्याय शब्द का प्रयोग इंगित करने के लिए किया जाता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब आ जाते हैं आर्टिकल 39 पर। आर्टिकल 39 वही बात करता है जो आर्टिकल 24 करता है। आर्टिकल 39A में यह बात बोली गई है कि राज्य को सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करता है। आर्टिकल 39 को आर्टिकल 24 के साथ रीड विथ किया जाता है। आर्टिकल 39A निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है। 42वें अमेंडमेंट 1976 के द्वारा आर्टिकल 39A को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल किया गया है। यानी अगर कोई इंसान गरीब है, उसके पास वकालत करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, आय के स्रोत नहीं है, तो गवर्नमेंट उसको ये सुविधा देती है, निःशुल्क विधिक सहायता देती है, ताकि वह अपने अधिकारों के लिए लड़ सके।
बताया गया है आर्टिकल 39 ए में निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में। आर्टिकल 39 सी में क्या बताया गया है? सुरक्षा, धन और उत्पादनों के साधनों के संकेंद्रण की रोकथाम निर्देशक सिद्धांत एक समाजवादी सिद्धांत है, ये बताया गया है आर्टिकल 39 सी। आर्टिकल 40 ये कहता है कि ग्राम पंचायतों का आयोजन करना राज्य के निर्देशक सिद्धांत है। पंचायती राज के माध्यम से जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की अवधारणा अनुच्छेद 40 में है। इसमें एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि कौन से जिले में पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले स्टार्ट किया गया था? वह था नागौर दोस्तों, 2 अक्टूबर से गांधी जी के नाम से। इस जिले में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को स्टार्ट किया गया था। आर्टिकल 41 क्या बात करता है? आर्टिकल 41 ये कहता है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। आर्टिकल 42 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 42 के तहत श्रमिकों को न्यायपूर्ण एवं मानवीय कार्य परिस्थितियां प्रदान की जाती है। मैटरनिटी लीव भी आर्टिकल 42 में दी गई है। मैटरनिटी लीव वो होती है जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उस दौरान उसे जो छुट्टियां मिलती है उसे मैटरनिटी लीव कहा जाता है, यानी कि उन छुट्टियों का वेतन उसे दिया जाता है। इसका एक केस आया था विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये केस मैटरनिटी लीव से संबंधित था, मातृत्व से संबंधित था। आर्टिकल 43 क्या कहता है? आर्टिकल 43 ये कहता है कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि रीड विथ मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, इसको मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के अंतर्गत रीड विथ किया जा सकता है। 43A अगर कोई वर्कर है तो उसका मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन करवाइए, ये 43A कहता है। आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता के संबंध में संविधान के आर्टिकल 44 में प्रावधान किया गया है। राज्य पूरे भारत में एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत गांधीवादी सिद्धांत नहीं है। आर्टिकल 45 ये कहता है कि 6 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान कराएगा। 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख इसमें नहीं है। इसमें 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 46 कमजोर वर्ग को शिक्षा और आर्थिक हित को बढ़ावा देने का प्रावधान करता है। आर्टिकल 47 बात करता है कुपोषण के बारे में। जैसे कि आजकल बच्चे कुपोषित पैदा हो जाते हैं, यह राज्य का कर्तव्य है कि वह पोषण के स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाए और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करे, जैसा कि इसमें निर्दिष्ट है। संविधान का आर्टिकल 47। आर्टिकल 48 राज्य कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक और वैधानिक आधार पर व्यवस्थित करने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 49 राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करेगा। आर्टिकल 49 राष्ट्रीय महत्व के संस्कार को, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करेगा। आर्टिकल 48A पर्यावरण की सुरक्षा एवं सुधार तथा वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा, देश के वन्य जीवों सहित पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार में शामिल है। आर्टिकल 48 को रीड विथ किया जा सकता है आर्टिकल 51 के साथ। ये दोनों पर्यावरण की सुरक्षा एवं सुधार से संबंधित है। आर्टिकल 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रावधान करता है। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के दायरे में आता है। तो दोस्तों ये हमारे डीपीएसपी के आर्टिकल्स पूरे हुए। आर्टिकल 36 से लेके 51 तक ये हमारा डीपीएसपी यहाँ पे पूरा होता है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी डीपीएसपी के बारे में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको मेरा पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका कैसा लगता है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और मेरे साथ बने रहिए आगे की जानकारी के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे साथ बने रहिए। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।